गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी लेसन 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बच्चों हम पार्ट 2 चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फ्लोरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लेसन 2 ही पढ़ रहे थे और कल की ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को पुष्प के लंब काट के बारे में बताया। पुष्प को किसी भी पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प। अब पुष्प के जब हम लंबाई में काटते हैं, लंब काट ऊपर से नीचे की ओर, जब हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की ओर लंबाई में काटते हैं तो उसको लंब काट कहते हैं। लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन, इंग्लिश में LS, लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन। तो इसके पहले मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ये सारी चीजें बता दी थी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं पर ऑफलाइन क्लासेस का ही। पुष्प के जो विभिन्न भाग थे, ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है, आप लोगों को मालूम है, जो कि सुराही या कॉनिकल फ्लास्क की जगह समान होता है। ये पुष्प का पुष्पासन होता है जिसमें पुष्प के विभिन्न भाग लगे होते हैं। ये पुष्प का हरे रंग की पत्ती होती है, इसको हम कैरिक्स कहते हैं, हिंदी में बाह्यदल पुंज। ये अंडाशय है जिसके अंदर अंडाणु या बीजाणु भरे होते हैं। ये दल पुंज है जिसको हम फूल की पंखुड़ी कहते हैं। और ये गदा के समान या मुद्दा के समान पुष्प का नर जनन अंग है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। आप लोग को बता चुका हूं मैं ऑफलाइन क्लास में, वंस अगेन एक बार और समझा दे रहा जल्दी जल्दी से। तो पुष्प के लंब काट का वर्णन में सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसको पुष्प ब्रंध, इंग्लिश में इसको पेडिकल कहते हैं। यह पुष्प का डंठल होता है जो कि किसी पौधे के तने से जुड़ा होता है। सेकंड, ये खुला हुआ भाग है पुष्पासन। बच्चों इसको इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। यह पुष्प का आसन है जहां पे फूल के विभिन्न भाग जुड़े हुए हैं। यह बाह्यदल पुंज। बच्चों इसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। ये किसी भी पुष्प की हरे रंग वाली बाहरी पत्ती होती है जो उस फूल की कली की सुरक्षा करती है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। फिर है ये इसका दल पुंज, जो जिसे हम नॉर्मल भाषा में पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं। ये है पंखुड़ी जो अलग अलग रंगों में पाई जाती है, जिसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह कितने सुंदर फूल है। तो ये दल पुंज है, इसको हम इंग्लिश में करोला कहते हैं। ये विभिन्न आकर्षक रंगों का होता है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुष्प का नर जनन वाला भाग है बच्चों, ये जिसको हम पराग या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, इंग्लिश में इसको एंड्रोसियम कहते हैं। बच्चों ये पुष्प का नर जनन भाग है। इसके ऊपर के फूले हुए भाग को परागकोश, आप लोगों को मैं ऑफलाइन में अच्छे से समझा दिया हूं। और इसके अंदर भरा होता है परागकण जो कि पुष्प का नर जनन पदार्थ है। ये पुष्प का मादा जनन वाला भाग है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। 3 भागों का बना है, ऊपर वाले को वर्तिका, बीच वाले को वर्तिका, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र, बीच वाले को वर्तिका और ये नीचे वाले को अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणु या बीजाणु। ठीक है बच्चों, निषेचन की क्रिया जब होगी तब अंडाशय से ये गोल वाले भाग से
बीज का निर्माण होगा, यानी बीजांड से बीज बनेगा, तो हम बीजांड भी कहते हैं, जो कि आगे चलकर क्या बनाएगा बच्चों, बीज। तो ये पुष्प का विभिन्न भाग था। सेकेंड है पौधों में निषेचन। पौधों में निषेचन या परागण किसे कहते हैं? अब बच्चों हमको देखना है निषेचन क्या होता है। मैं चैप्टर 1 में भी पढ़ाया हूं कि जब नर जनन पदार्थ शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, जो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब अपन देखते हैं बच्चों कि पुष्पों में निषेचन कैसे होता है। तो पुष्प का नर जनन भाग क्या है, पुंकेसर, ठीक है। पुष्प का मादा जनन भाग क्या है, स्त्री केसर। ये स्त्री केसर है जो कि सुराही के समान या कोनिकल फ्लास्क के समान होता है। नीचे इसका गोलाकार भाग होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर बीजांड या अंडाणु। अब पुंकेसर का ये जो फूला हुआ भाग होता है, इसके अंदर बहुत सारे भरे होते हैं क्या, परागकण। देखिए बता रहा हूं, पुंकेसर के अंदर क्या भरा होता है, दाने दाने के समान परागकण, कण बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके लिए पहले ये परागकणों को कहां पे आना चाहिए, मादा जनन अंग तक पहुंचना जरूरी है। जब तक ये परागकण या शुक्राणु मादा जनन अंग तक नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लाइन, एक शब्द है परागण। ये कण है बच्चों और ये गमला गण, तो किसे कहेंगे, परागण। किसी भी पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर के परागकणों का निकलकर, ये परागकण निकल रहा है, निकलकर मादा जनन अंग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनेशन। किसी भी पुष्प के नर जनन पुंकेसर के परागकणों का उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग स्टिग्मा, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। समझ गए बच्चों? यानी एक फूल, उसी फूल का परागकण निकलकर उसी मादा जनन अंग में जाए, या इस फूल का परागकण निकलकर किसी दूसरे मादा फूल में जाए, तो परागकणों का मादा जनन अंग तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये परागण होता कैसे? जब फूल खिल जाता है, हवा चलने के कारण, वायु के कारण, जल के कारण, कीट के कारण, पक्षी के कारण, किसी जंतु के कारण, या हम और आपके बार बार एक फूल तोड़कर दूसरे फूल छूने के कारण ये जो परागकोश होता है ये फट जाता है, ठीक है। और परागकोश फटकर इससे परागण निकल आते हैं, जो हवा द्वारा, पानी द्वारा, कीट द्वारा इधर उधर उड़ते रहते हैं और उड़कर कहाँ पहुंचते हैं, मादा जनन अंग वर्तिकाग्र तक, ये ऊपर वाले भाग तक पहुंच जाते हैं। अब परागकण पहुंच गए बच्चों कहां पर, वर्तिकाग्र मादा जनन अंग तक, जिसको हम परागण कहते हैं। अब ये परागकण यहाँ पे फिसल कर नीचे आते हैं वर्तिका से होते हुए, और यहाँ पे आकर चाहे इसमें अंडाणु के साथ आकर मिलते हैं। तो शुक्राणु और जब अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो बच्चों जैसे निषेचन की क्रिया होती है तो पौधे का केवल अंडाशय छोड़कर, ये अंडाशय छोड़कर बाकी भाग सूख जाता है। केवल बचता क्या बच्चों, अंडाशय। अब ये अंडाशय जो बच गया है निषेचन के बाद, ये अंडाशय भोजन ग्रहण करके धीरे धीरे आकार में बड़ा हो जाता है और क्या बनाता है, फल। तो बच्चों अंडाशय से क्या बनता है, फल। और अंदर जो निषेचन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु में मिलने से भ्रूण बना, उससे क्या बनता है, बीज। जब हम फल काटते हैं तो हमको बीज प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है
परागण के प्रकार। परागण जान चुके बच्चों, अब उसके हम क्या पढ़ेंगे? प्रकार। परागण के प्रकार। परागण 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो परागण क्या होता है बता चुका हूं, पुष्प के नर जननक पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के मादा जननक तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है बच्चों? स्वपरागण जब किसी भी पुष्प का परागकण अपने आप स्वयं उसी पुष्प के मादा जनन तक पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। इसमें किसी और की जरूरत नहीं होती। तो स्वपरागण ऐसा परागण जिसमें पुष्प का परागकण स्वयं अपने आप अपने मादा जनन तक पहुंच जाता है, किसी माध्यम की जरूरत इसमें नहीं होती, इसको हम स्वपरागण। परपरागण जब किसी पुष्प का परागकण अपने आप स्वयं नहीं मादा जनन तक नहीं जाता बल्कि दूसरे माध्यमों के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जंतु के द्वारा एक परागकण दूसरे पुष्प के मादा जनन तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं परागण। समझ गए? अब दिया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। बच्चों स्वपरागण और परपरागण में अंतर हमेशा पूछता है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में हमेशा रहता है। तो स्वपरागण में सबसे पहले इसमें परागण की क्रिया अपने आप होती है, पहला अंतर। परपरागण में परागण की क्रिया अपने आप नहीं होती है। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, कीट, पक्षी, जंतु आदि। स्वपरागण में कम परागकणों की जरूरत होती है क्योंकि वही निषेचन हो जा रहा है, तो इसमें परागकणों की संख्या कम आवश्यकता होती है। इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कुछ परागकण गिर जाते हैं, कुछ ही पहुंच पाते हैं। फिर इसमें पुष्पों का आकर्षित या सुंदर होना जरूरी नहीं है, इसमें पुष्पों का आकर्षित और सुंदर होना जरूरी है। इसमें पुष्पों का मकरंद युक्त, शहद युक्त होना जरूरी नहीं है, इसमें पुष्पों का मकरंद युक्त, शहद युक्त होना जरूरी है ताकि कीट रस चूसने आए, परागकण को दूसरी जगह पहुंचाए। तो ये था अंतर। इसमें शुद्धता बनी रहती है, इसमें शुद्धता बनी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, स्वपरागण परपरागण के लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या क्या होंगे? तो बच्चों स्वपरागण के लाभ, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है, पहला लाभ। इसमें फूलों को सुंदर होना जरूरी नहीं है, दूसरा लाभ। इसमें फूलों का मकरंद युक्त यानी शहद युक्त होना जरूरी नहीं है, इजी रहता है। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें शुद्धता बनी रहती है, ये लाभ। हानि में क्या होता है? बीज कम संख्या में बनते हैं, बीज कमजोर होते हैं, बीज हल्के होते हैं, इसमें नए गुणों का निर्माण नहीं हो सकता, ये उसकी कमी है। अब देखते हैं परपरागण के लाभ और हानि। परपरागण से क्या क्या लाभ और हानि? परपरागण जिसमें परागकण मादा जननक तक दूसरे माध्यमों से पहुंचेंगे, अपने आप नहीं जाएंगे। तो इसके लिए परपरागण के लाभ क्या क्या है? सबसे पहला, बीज अधिक संख्या में बनते हैं, बीज ठोस और अच्छे गुण वाले होते हैं, पुष्प आकर्षित और सुंदर दिखाई देते हैं, और पुष्प शहद युक्त या मकरंद युक्त होते हैं ताकि कीट रस चूसने के लिए आए। इसके अलावा इससे उत्पन्न पौधे अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, इनमें शुद्धता की जगह में नए नए गुणों का निर्माण हो जाता है। हानियां, अधिक परागकणों की जरूरत पड़ती है, दूसरा माध्यम की जरूरत होती है बच्चों,
अगर हवा, पानी, कीट, पक्षी, कीड़ा ना आए तो परागण नहीं होगा। और पुष्प का अधिक सुंदर और मकरंद होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी क्लास का, इस क्लास का बीज एवं बीज के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, 7वां टॉपिक बीज एवं उसके प्रकार। देखो बच्चों, बीज क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं? मैंने बताया था कि जब अंडाशय के अंदर बीजांड और परागकण आपस में मिल जाते हैं तब भ्रूण यानी बीज का निर्माण होता है। तो अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज। तो ये बीज कितने प्रकार का होता है? तो बीज प्रमुख 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। देखो, एक बीज पत्री का मतलब ऐसे बीज जो अकेले सिंगल एक बीज के होते हैं, जो 2 भागों में डिवाइड या विभाजित नहीं होते। जैसे भुट्टा, भुट्टा का एक दाना 2 भागों में नहीं बटेगा। गेहूं, धान, ये सब एक बीज पत्री है जिनके बीज 2 बराबर भागों में बटते नहीं। द्विबीजपत्री ऐसे बीज जिनके बीज 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे चना, अरहर, मटर, ठीक है, मूंगफली, काजू, बादाम, इमली, इनके दाने 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, तो वो होते हैं द्विबीजपत्री। तो बच्चों, आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आप वीडियो को बार बार सुने, समझें और भेजे हुए नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।